दोस्तों, आप सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं तो आप एल्विश यादव नाम से जरूर परिचित होंगे। देखिए, यहां पर मैं एल्विश यादव की कोई खबर देने के लिए आपको नहीं आया हूं। उसकी खबर तो आपको एल्विश यादव गूगल पर टाइप करेंगे तो मिल जाएगी। मैं यहां पर कुछ और बताने आया हूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई साल पहले मैंने फिल्म स्टार गोविंदा को एक इंटरव्यू में यह कहते सुना था कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो पब्लिक डोमेन में आ चुका है, चाहे वो आर्टिस्ट हो, इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी हो, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि किसी एक मुकाम तक पहुंचा कैसे जाए। और आगे उन्होंने कहा कि उससे भी बड़ी चुनौती होती है कि उस मुकाम को हासिल कर लेने के बाद उस पर कायम कैसे रहा जाए, उस मुकाम को कायम कैसे रखा जाए। मुझे ये बात गोविंदा की इतनी अच्छी लगी कि मैंने उसी वक्त उसे डायरी में नोट कर लिया। वो आज तक मेरी डायरी में ही नहीं, मेरे दिल और दिमाग दोनों में नोट है। दोस्तों, फिल्मों के अलावा भी फिल्म स्टार गोविंदा का ये संदेश, ये बात हुँ? किसी भी फील्ड पर बराबर से लागू की जा सकती है। और अगर प्रेजेंट सिनारियो की बात करें, मौजूदा हालात की बात करें, तो यह बात सबसे ज्यादा लागू होती है सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स पर। दोस्तों, आजकल आप भी देख रहे होंगे कि तमाम सारे लोग अपनी मेहनत, अपने टैलेंट के बल पर, और उससे भी ज्यादा लोग अपनी फूहड़ता और अपनी अश्लीलता के दम पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं। देखिए, जो लोग अपनी फूहड़ता और अश्लीलता का सहारा लेकर के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर इन्फ्लुएंसर्स बने हैं, वो तो समाज के हर तबके को तबाह कर ही रहे हैं। लेकिन आज स्पेशल स्टोरी में बात केवल उन इन्फ्लुएंसर्स की करूंगा जो अपने टैलेंट के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन्फ्लुएंसर्स बने हैं। उन्हें उनके चाहने वालों ने अपने सिर आंखों पर भी बिठाया, और सोशल मीडिया में उन्हें वो जायज मुकाम भी हासिल हुआ जिसके लिए उन्होंने मेहनत की थी, अपने टैलेंट का इस्तेमाल किया था। लेकिन दोस्तों, इनमें से कुछ इन्फ्लुएंसर्स अपनी सफलता को कायम नहीं रख पाए। उन पर अपनी सफलता का नशा इस कदर हावी हो गया कि उनके कदम डगमगा गए। उन्हें जो मुकाम हासिल हुआ था, ना तो वो उस मकाम को कायम रख पाए और ना ही खुद उस मकाम पर कायम रह पाए। आजकल एल्विश यादव उन्हीं में से एक नाम है दोस्तों। अच्छा, मैं ये बता दूं कि एल्विश यादव का नाम हमेशा से एल्विश नहीं था, बल्कि उनका नाम, मैंने गूगल पर देखा, शुरुआत में सिद्धार्थ यादव था। लेकिन उनके बड़े भाई चाहते थे कि उनका नाम एल्विश हो, उनकी बड़ी इच्छा थी। और फिर एक बुरा वक्त ऐसा आया जब उनके बड़े भाई की आकस्मिक मृत्यु हो गई, और अपने बड़े भाई का सम्मान रखने के लिए सिद्धार्थ यादव ने अपना नाम एल्विश कर लिया। दोस्तों, ये बताने की जरूरत नहीं है कि अपने बड़े भाई का दिया हुआ नाम एल्विश रखने के बाद एल्विश यादव के दिन किस तरीके से फिरे और यह नाम उनके लिए कितना लकी साबित हुआ। 2016 में दोस्तों, एल्विश यादव ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और उस पर फनी वीडियोस बनाने शुरू किए, और उसके बाद कभी एल्विश यादव ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें अपने फॉलोअर्स का, अपने सब्सक्राइबर्स का इतना ज्यादा प्यार मिला कि वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए पहुंच गए बिग बॉस तक, और बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के वो विनर भी बन गए। और इसके बाद एल्विश यादव की लोकप्रियता इस कदर आसमान छूने लगी दोस्तों कि न केवल उन्हें सोशल मीडिया का भरपूर प्यार मिला, बल्कि तमाम न्यूज चैनल्स ने उनका इंटरव्यू किया और वो रातों रात बन गए इंटरनेट सेंसेशन। लेकिन उसके बाद शुरू हुआ उनका, कह सकते हैं कि सो कॉल्ड बुरा वक्त, क्योंकि उन पर अचानक से आरोप लगा रेव पार्टीज करने का। चलिए, यहां तक तो ठीक था, लेकिन उन पर एक और गंभीर आरोप लगा कि वो रेव पार्टीज न केवल ऑर्गेनाइज करते हैं बल्कि उसमें नशा भी सप्लाई करते हैं, और इस नशे में शामिल है स्नेक वेनम, यानी कि सांपों के जहर से बना हुआ नशा, या नशा बनाने के लिए सांपों के जहर का इस्तेमाल। और इसमें पूरी तरह से एल्विश यादव को संलिप्त बताया गया। उन पर रेव पार्टीज में स्नेक वेनम और नशीले पदार्थों की डील का आरोप लगाया गया दोस्तों। ये आरोप कोई मामूली आरोप नहीं था दोस्तों, क्योंकि ये मेनका गांधी की संस्था पीएफए ने उन पर लगाया था। एल्विश यादव पर आपको बता दूं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई। मैं पढ़ रहा था, मेनका गांधी ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में यह भी बताया कि यह जाल हमने ही बिछाया था। हमें 11 पाइथन और कोबरा जिंदा मिले हैं। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि इन्हीं सांपों का जहर निकाल करके रेव पार्टीज में नशे के लिए बेचा जाता था। इस खबर को आप गूगल करके इंटरनेट पर देख भी सकते हैं दोस्तों। हालांकि आपको बता दूं कि एल्विश यादव अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को सिरे से हमेशा नकारते रहे हैं।
अच्छा, अभी ये विवाद थमा भी नहीं था दोस्तों कि एल्विश यादव एक और यूट्यूबर, एक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैक्स टर्न के साथ मारपीट करके अचानक से सुर्खियों में आ गए, और न केवल सुर्खियों में आ गए बल्कि वो बन गए खलनायक। उनकी मारपीट को उनकी गुंडागर्दी बताते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मैं यहां पर आपको एल्विश यादव की खबर बताने नहीं आया हूं, इसलिए इस विवाद के बारे में भी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। दोस्तों, किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के नायक से अचानक खलनायक बन जाने का ये पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी हम मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा को अपनी पत्नी के साथ मारपीट के आरोप में उन पर डोमेस्टिक वायलेंस के आरोप लगते देख चुके हैं। और ऐसे मामले एक दो नहीं है दोस्तों, बल्कि तमाम हैं। और ये मामले जब सामने आते हैं तो उससे ये साबित होता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क होता है। ये बड़ा बनने के लिए बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन बड़ा बन जाने के बाद अपनी ही बातों पर खुद ये अमल नहीं करते। या फिर यह भी कहा जा सकता है कि सफलता के नशे में वो उस मकाम को कायम नहीं रख पाते, मेंटेन नहीं रख पाते, जो उन्होंने कड़ी और बड़ी मेहनत के बाद हासिल किया होता है। अपने ज़माने के बॉलीवुड के एक बहुत मशहूर सिंगर रहे हैं, नाम था अनवर। मोहम्मद रफ़ी साहब से हूबहू मिलती थी उनकी आवाज़, और उन्होंने तमाम हिट गाने गाए हैं। आपको सिर्फ दो गाने बताता हूं उनके, जिससे आपको याद हो जाएगा कि अनवर की आवाज़ में कितना जादू था। उनका एक गीत था, हमसे का भूल हुई, जो ये सजा हमको मिली। इसके अलावा दोस्तों, अनवर साहब के सुपरहिट गीतों में उस गीत को भी बहुत याद किया जाता है। वो गीत था, मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत बन गई। दोस्तों, बॉलीवुड में बतौर सिंगर बहुत ब्राइट फ्यूचर था अनवर साहब का, लेकिन वो जिस तेजी के साथ सफल हो रहे थे, उन पर अपनी सफलता का नशा शायद काफ़ी नहीं था, जो वो शराब भी पीने लगे। और वो इतनी शराब पीने लगे कि उन्हें बॉलीवुड में कर दिया गया बैन, और इसी के साथ उनका करियर हो गया खत्म। दोस्तों, एक और एग्जांपल है सुपरस्टार राजेश खन्ना। काका काका के बारे में यह तक कहा जाता था कि ऊपर आका नीचे काका, यानी जो हैसियत भगवान की है ऊपर, वो फिल्म इंडस्ट्री में काका की है। दोस्तों, उनको जानने वाले बताते हैं, और इंटरनेट पर उनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे, उनके बारे में किताबों में पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि वो भी अपनी सफलता को डाइजेस्ट नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी सफलता को शराब के साथ सेलिब्रेट करना शुरू किया, और ये शराब उनको नाकाम करती चली गई। अगर आप देखेंगे तो राजेश खन्ना को जहां होना चाहिए था, वो अपने करियर के आखिरी दौर में वहां थे नहीं, वो काफी नीचे थे। और ऐसे एक दो उदाहरण नहीं है दोस्तों, बल्कि सैकड़ों उदाहरण हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसे कलाकारों की गलती का सबसे ज्यादा असर उनके चाहने वालों पर पड़ता है। सबसे ज्यादा बड़ी ठगी का शिकार वो दर्शक होते हैं जो उन्हें अपना रोल मॉडल मानने लगते हैं, और यही अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी हो रहा है। फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के पैरों तले की जमीन उस वक्त खिसक जा रही है दोस्तों, जब उन्हें यह पता चल रहा है कि जिस इन्फ्लुएंसर को वो नायक समझ रहे थे, वो तो खलनायक निकला। दोस्तों, आइडल बनना या यूथ आइकन बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कोई आसान काम नहीं होता है, बल्कि बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। आप समाज को एक दिशा दे रहे होते हैं, आप हर वर्ग के लोगों को एक दिशा दे रहे होते हैं, एक संदेश दे रहे होते हैं। वो आपको अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, आपकी दिखाई हुई दिशा पर चलने लगते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा उनका दिल तब टूटता है जब आपके सब्सक्राइबर्स और आपके फॉलोअर्स को यह पता चलता है कि आप खुद ही एक दिशा से भटके हुए हैं। उनके विश्वास को, उनके भरोसे को इस कदर ठेस पहुंचती है कि वो आपको अनफॉलो कर देते हैं, अनसब्सक्राइब कर देते हैं, आपको अपना रोल मॉडल मानना बंद कर देते हैं। लेकिन जानते हैं इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे होता है? उन ईमानदार इन्फ्लुएंसर्स को इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है जो बेहद ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे होते हैं, क्योंकि इन लोगों का, इन फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स का उन पर से भी भरोसा उठ जाता है। दोस्तों, मैं सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से यह ज़रूर निवेदन करना चाहूँगा कि आपको दर्शकों का, अपने चाहने वालों का, अपने फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स का इतना भरपूर प्यार मिल रहा है, तो उस प्यार का सम्मान करना सीखिए। उनके भरोसे का, उनके प्यार का नाजायज़ फ़ायदा कभी मत उठाइए।
कई बार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स किसी के साथ जानबूझकर के भी विवाद पैदा करते हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, उसके साथ कंट्रोवर्सी का कोलैबोरेशन करते हैं। उन्हें लगता है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा की तर्ज पर इस विवाद का उन्हें फ़ायदा होगा, उनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं दोस्तों कि ऐसा करके वो अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने चाहने वालों के साथ चीटिंग कर रहे हैं, उनको चीट कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा लोगों पर प्रभाव है दोस्तों, और कहीं ऐसा ना हो कि जो माता पिता अपने बच्चों का सोशल मीडिया में इंटरेस्ट देख करके इस बात के लिए कन्विंस हो चुके हैं कि चलो अगर ये एल्विश यादव की जैसा कुछ करता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है ना, क्योंकि उसने भी मेहनत और टैलेंट के दम पर अपना मुकाम बनाया, या ये अगर विवेक बिंद्रा के रास्ते पर चलता है तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब देखने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने बच्चों से कहें कि कुछ भी बन जाना, एल्विश यादव मत बनना, कुछ भी बन जाना, विवेक बिंद्रा मत बन जाना। अगर ऐसा हुआ तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा दोस्तों। कहीं ऐसा ही समय ना आ जाए, कहीं बहुत देर ना हो जाए, इससे पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपनी जिम्मेदारी को समझना ही होगा। इसके अलावा उन्हें सफलता की सीढ़ियां चढ़ते पर बहुत धैर्य और संयम के साथ काम लेना होगा, क्योंकि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक समाज के हर तबके को, समाज को, पूरे देश को ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। ये इनकी भूमिका पर निर्भर करता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन्हें अपनी भूमिका सकारात्मक रखनी होगी और बहुत ज़्यादा अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने काम को अंजाम देना होगा। इसी उम्मीद और इसी संदेश के साथ स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आज की स्पेशल स्टोरी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। स्पेशल स्टोरी में अगला मुद्दा लेकर के बहुत जल्द हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।